मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से BSc पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से ऊष्मा रसायन में दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ कंबशन, जिसमें अपक्रिया ऊष्मा का परिकलन, कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण, ईंधन के कैलोरी मान, भोजन के कैलोरी मान, ज्वाला ताप और विस्फोटन ताप, हेस नियम के अनुप्रयोग, संवहन ऊष्मा का निर्धारण, अपक्रिया ऊष्मा का परिकलन, संक्रमण ऊष्मा का परिकलन, जल योजन ऊष्मा का परिकलन और संख्यात्मक सवाल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की संवहन ऊष्मा को ज्ञात करना आदि के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ कंबशन, दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग। तो इसमें चार पांच बिंदु हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया ऊष्मा का निर्धारण। कार्बनिक यौगिकों के दहन ऊष्मा के मान सरलता से ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन दहन ऊष्मा के मान अनेक तत्वों के विभिन्न प्ररूपों की संक्रमण ऊष्मा के मान निर्धारित कर सकते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र संरचनात्मक सूत्रों का निर्धारण। दहन ऊष्मा यौगिकों का एक योगात्मक गुण है। किसी सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की दहन ऊष्मा एक निश्चित क्रम से घटती है, जैसे मीथेन की दहन ऊष्मा -890.35 किलो जूल होती है और इसके बाद पैराफीन हाइड्रोकार्बन श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत सदस्य के लिए इसका मान 661.07 किलो जूल से घट जाता है। अतः CH2 की दहन ऊष्मा 661.07 किलो जूल मान सकते हैं। अतः इस सजातीय श्रेणी के किसी सदस्य की दहन ऊष्मा ज्ञात हो तो उस सदस्य का अणुसूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात यौगिक की दहन ऊष्मा डेल्टा H बराबर 890.37 माइनस n ब्रैकेट में 661.07, यहाँ n CH2 समूहों की संख्या है जिसे CH4 में जोड़ने पर अज्ञात यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात हो सकता है। थर्ड पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, ईंधन के कैलोरी मान। किसी ईंधन के दहन से जितनी अधिक ऊष्मा मुक्त होती है, इस ईंधन की ऊष्मा उत्पादकता का
कैलोरी मान उतना ही अधिक हो जाता है। अर्थात अधिक कैलोरी मान होने से कम ईंधन का उपयोग करने पर भी अधिक ऊष्मा का उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कैलोरी मान ज्ञात होने से उद्योगों के लिए सस्ता और उचित ईंधन मिलने में सहायता मिलती है। फोर्थ, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स, भोजन के कैलोरी मान। चूंकि खाद्य पदार्थ शरीर में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की दहन ऊष्मा ज्ञात होने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता के बारे में पता चलता है। एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अतः पदार्थों की दहन ऊष्मा ज्ञात होने से उसी प्रकार के भोजन को हम चुन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन, यानी कि दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग का आखिरी बिंदु, ज्वाला ताप व विस्फोटन ताप, फ्लेम टेम्परेचर एंड एक्सप्लोजन टेम्परेचर। यदि अपक्रिया को स्थिर दाब पर संपन्न कराया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा एच और उत्पाद के अधिकतम ताप को ज्वाला ताप तथा इसके विपरीत यदि उपयुक्त अपक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न कराई जाए तो उत्पन्न ऊष्मा को डेल्टा यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उत्पादों के अधिकतम ताप को, मैक्सिमम टेम्परेचर को विस्फोटन ताप कहते हैं। हेसिस लॉ, हेस का नियम। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया को किन्हीं परिस्थितियों में संपन्न कराया जाए अथवा एक या एक से अधिक पदों में संपन्न कराया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा का परिणाम समान होता है। इसे हेस का नियम कहते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमारा बनता है, रिएक्टेंट है आर और प्रोडक्ट है पी, तो डायरेक्ट जो बनेगा उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होगा डेल्टा H1 और दूसरा जो स्टेप है आर यानी कि अवकारक, पहले ए में कन्वर्ट होगा, फिर ए बी में कन्वर्ट होगा और बी पी में कन्वर्ट होगा। तो आर से ए तक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 और ए से बी तक डेल्टा H2, बी से पी तक डेल्टा H3। ये चित्र द्वारा प्रदर्शित है। मान लें कि रासायनिक अपक्रिया R डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू P दो विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। प्रथम प्रक्रम में R को सीधे ही P में परिवर्तित करते हैं और इस प्रक्रम में अपक्रिया ऊष्मा डेल्टा H है। द्वितीय प्रक्रम में सर्वप्रथम R A में परिवर्तित होता है, इसके बाद A B में और अंत में B
P में परिवर्तित होता है यदि इन परिवर्तनों के लिए ऊष्मा परिवर्तन क्रमशः डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 हो तो हेस नियम के अनुसार बराबर डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा। हेस नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। तो पहला पॉइंट है इसमें समभवन ऊष्मा का परकलन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से दहन ऊष्मा के आधार पर यौगिकों की समभवन ऊष्माओं का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार के परकलन में ऊष्मागतिक समीकरणों को जोड़ सकते हैं और एक दूसरे से घटा भी सकते हैं, किसी से गुणा और किसी का भाग दे सकते हैं, अर्थात इन्हें सामान्य बीजगणितीय तरह से हल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया ऊष्मा का परकलन। हेस नियम के अनुसार ऐसी अपक्रियाओं की अपक्रिया ऊष्मा को परकलित कर सकते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में ज्ञात नहीं कर सकते। दहन ऊष्मा के सदैव ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में दहन ऊष्मा को सदैव ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में संपन्न कराते हैं। इसलिए तंत्र या यौगिक के पूर्ण दहन से उत्पाद प्रोडक्ट बनता है और उस अपक्रिया का ही एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण ऊष्मा का परकलन। किसी तत्व के एक अपर रूप का दूसरे अपर रूप में परिवर्तन बहुत ही मंद प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है। ये प्रयोगशाला द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दोनों अपर रूपों की दहन ऊष्माएं ज्ञात हों तो हेस नियम की सहायता से इसे संक्रमण ऊष्मा को आसानी से परकलित कर सकते हैं। जैसे सल्फर के दो अपर रूप विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष, सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक के दहन ऊष्माओं के आधार पर संक्रमण ऊष्माओं के मान को परकलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल योजन ऊष्मा का परकलन। हेस नियम की सहायता से क्रिस्टलीय यौगिकों के जल योजन की ऊष्मा का परकलन किया जा सकता है। कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के यौगिकों के अणु के साथ एक या उससे अधिक जल के अणु भी क्रिस्टलों में पैक रहते हैं। ऐसे पदार्थ के निर्जलीय व जल योजित क्रिस्टल पदार्थ के लिए विलयन ऊष्माओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे निर्जलीय यौगिक जल के द्वारा जो होगा एक्वस कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड इंटू 400 H2O, डेल्टा H0 का मान बराबर -78.6 किलो जूल पर मोल, और यही कंपाउंड जलयुजित होगा यानी कि जल के द्वारा होगा तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड इंटू 394 H2O, डेल्टा
H0 यानी कि मानक एंथैल्पी परिवर्तन बराबर प्लस 18.8 किलो जूल पर मोल।